हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ चंद्रयान। आज के क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो क्लास 10 का सेकेंड बायोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोग इसके पहले थोड़ा बेसिक आइडिया जान लिए थे, कुछ डेफिनेशंस के भी बारे में पढ़े थे और कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझे थे। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने समझा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ द एनिमल्स किस तरीके से संभव है। तो इसके लिए दो सिस्टम काम करता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। जबकि प्लांट्स के केस में ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि ये नर्वस सिस्टम में किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो नर्वस सिस्टम में हम लोग इंक्लूड करते हैं 4 मेन पार्ट्स को। ये 4 मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो। तो ये 4 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा होता है नर्व्स और चौथा होता है न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं, नर्व सेल्स। तो ये बेसिक 4 चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं इस सिस्टम में। क्या क्या? एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, एक होता है नर्व्स और चौथा होता है नर्व फाइबर्स या फिर न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। अब क्या फंक्शन होती है इस नर्वस सिस्टम की? सबसे पहले देखो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन होता है, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, क्लियर है। तो इट कंट्रोल आवर बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हुआ कंट्रोल करने की। दूसरी चीज़ क्या होती है? किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का, और रिसीव करने के बाद अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स उसको क्या करता, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुली उसको रिस्पॉन्स भेजता है, ठीक है। तो सबसे दूसरा क्या हुआ? रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हम लोग उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। फिर तीसरा क्या होता है? उस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है, शोज रिस्पॉन्स और सेंड रिस्पॉन्स और इंफॉर्मेशन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम में 4 चीज़ें क्या क्या होती हैं? सबसे पहले होती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व फाइबर्स और चौथा होता है न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। अब इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शन होती है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखें। दूसरी चीज़ होती है कि रिसीव करें इंफॉर्मेशन को जो हमारी इन्वायरमेंट हमें देती है, बदले में हम उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ समझते हैं कि किस तरीके से नर्वस सिस्टम काम करती है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखो, एक एनिमेटेड वीडियो चल रहा है और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारी ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं। देखो फिर से एक बार देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रहा है, किसी चीज़ को टच करने के बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जा रहा है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी वहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये है नर्व फाइबर्स और नर्व फाइबर्स में छोटे छोटे क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे ब्रेन में भी बहुत लाखों करोड़ों जो होते हैं वो न्यूरॉन्स के बने होते सेल्स है। जो न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं ना, एक बात जान लो कि ये कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाते हैं तो न्यूरॉन सेल फिर से रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल साइकिल में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। आपको पता होगा कि जब आपको चोट लग जाता है तो वहाँ पे खुद ब खुद स्किन रिपेयर हो जाती है, पर ब्रेन में बहुतों को चोट लगने से वो रिपेयर नहीं कर पाते, जिस वजह से बहुत से इंसान मर जाते हैं। एक्सीडेंट के केस में ये देखने को मिलता है। दूसरा चलो समझते हैं कि अभी हम लोग समझेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, क्या होती है ये न्यूरॉन्स, ठीक है। तो न्यूरॉन्स जो होता है बेसिक यूनिट होता है किसी भी नर्वस सिस्टम का। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसे क्या कहा गया है? इट इज द लॉन्गेस्ट सेल,
किस केस में लॉन्गेस्ट सेल? इन केस ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमंस का ही, मतलब न्यूरॉन्स ही है क्या इन ऑल ओवर द वर्ल्ड? ये क्लास 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन सेल तो है पर ह्यूमन का नहीं, वो वेल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट सेल इन केस ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, क्लियर है। अब देखो ये क्या होता है, न्यूरॉन जो होता है एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमीटर का। किसका? कौन सा ट्रांसमीटर का? तो नर्व इम्पल्सेस का। आपको पता है कि नर्व इम्पल्सेस क्या होती है? नर्व इम्पल्सेस कुछ नहीं, वही इंफॉर्मेशन होता है जो हमें हमारी इन्वायरमेंट से मिलती है। अब वही इन्वायरमेंट से लिया गया इंफॉर्मेशन नर्व इम्पल्सेस के फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रैवल करती है और हमारे पूरे दिमाग तक चली जाती है। सर पे जाने के बाद यहाँ पे लेन देन का काम होता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये है जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, ये दिखाया गया है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। न्यूरॉन्स में बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या क्या होता है पहले देखो। सबसे पहला अगर पूछें तो शुरुआत से अगर देखें तो ये होता है डेंड्राइट्स, ठीक है। सेकेंड अगर पूछा जाए तो बोलना सेल बॉडी, सीक्वेंस में पढ़ता है, ठीक है। तो देखो दीज आर द डेंड्राइट्स, ठीक है। ये फाइबर्स के फॉर्म में निकले हुए हैं ना, ये है डेंड्राइट। दूसरा जो ये राउंडेड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये है सेल बॉडी, ठीक है। थर्ड अगर पूछा जाए तो बोलना एक्सॉन, ठीक है। दिस वन इज द एक्सॉन, लंबी वाली पूछ, ठीक है। फोर्थ हो गया एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, या इसे हम लोग कहते हैं नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, ठीक है। ये है आपका नर्व एंडिंग, ठीक है, ये वाला। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद इसमें ट्रांसमिशन को समझेंगे कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ बेसिकली एक न्यूरॉन दिखाया गया है, इस तरीके से बहुत सारे न्यूरॉन जुड़े होते हैं एक दूसरे से। पहले समझते हैं इसके स्ट्रक्चर को। चलो सबसे पहले समझो कि डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या होती है? ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। यह क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से रिसीव करती है, ठीक है। और सेंस ऑर्गन से रिसीव करने के बाद ये सेल बॉडी में इसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा डेंड्राइट के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच स्ट्रक्चर which receives the information from where? From previous neuron, और या तो previous neuron से वो लेगी और sense organ and transmit this impulses to the cell body, ठीक है। सेल बॉडी में क्या करेगी? ट्रांसमिट कर देगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, मान लो कोई सेंस ऑर्गन जो इम्पल्सेस है वो आया, आने के बाद ये कोई प्रीवियस न्यूरॉन, इससे पहले भी कोई न्यूरॉन हो सकता है, या तो वो पहले वाले न्यूरॉन से इम्पल्सेस को लिया या फिर सेंस ऑर्गन से इम्पल्सेस को लिया। अब क्या करेगी? उसे ट्रांसमिट कर देगी सेल बॉडी के पास। तो अभी सेल बॉडी के बारे में समझते हैं। सेल बॉडी, इट इज द राउंडेड स्ट्रक्चर, it is the rounded structure which contain, क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, निजल्स ग्रैन्यूल, निजल्स ग्रैन्यूल। अच्छा एक चीज़ बता दे रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे निजल्स ग्रैन्यूल के फॉर्म में रहते हैं, बहुत दाने दाने और बहुत ज़्यादा रहता है,
ठीक है, न्यूक्लियस रहता है, निजल्स ग्रैन्यूल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और जो भी सेल्स के पार्ट होते हैं वो रहता है, ठीक है, एक्सेट्रा। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। क्या एम्प्लीफाई करता है? इट एम्प्लीफाइंग nerve impulses from chemical to electrical। इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में दो तरीके के नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल करती हैं, या तो वो केमिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल सिग्नल्स ना रिसीव्ड किए जाते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन या फिर प्रीवियस न्यूरॉन्स के द्वारा। जब केमिकल सिग्नल्स या केमिकल इम्पल्सेस को ये कन्वर्ट करती है ना, तो केमिकल सिग्नल्स हमारे बॉडी में बहुत देर से पहुँचेंगे, ठीक है, ब्रेन में। तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कन्वर्जन होता कहाँ पे है? तो ये सेल बॉडी ऐसी जगह है जहाँ पे केमिकल सिग्नल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इसकी दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होती हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं और हम लोग समझेंगे कि एक्सॉन्स के बारे में, ठीक है। ये एक्सॉन्स क्या होता है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जो क्या करती है? विच ट्रांसमिट द इम्पल्सेस, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द एक्सॉन टर्मिनल और नर्व एंडिंग, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जो एक्सॉन्स होते हैं ये तो सिंगल सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होते हैं, एक से दो, अगर एक दो या उससे भी ज़्यादा अगर नर्व फाइबर्स आ जाते हैं ना, सपोज मान लो ये नर्व फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स नहीं, एक्सॉन्स हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रुप ऑफ बंडल बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ बंडल। तो इस बंडल का नाम क्या पड़ता है? नर्व, ठीक है। अब ये नर्व्स, जब एक से ज़्यादा नर्व्स आ जाते हैं तो एक से ज़्यादा नर्व्स मिल के नर्व फाइबर्स बनाते हैं। सॉरी, हम उल्टा लिख दिए यहाँ पे, ये सभी मिल के बनाते हैं नर्व फाइबर्स बनाते हैं। फिर नर्व फाइबर्स बहुत सारे मिल के बनाते हैं नर्व्स, ठीक है। वहीं पे हमारा पार्ट बन जाता है। मतलब क्या होता है, एक्सॉन्स के बंडल को हम लोग कहते हैं नर्व फाइबर्स के बंडल को हम लोग कहते हैं नर्व्स। क्लियर हुआ? अब चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग क्या है? नर्व एंडिंग क्या होता है? टर्मिनल पॉइंट ऑफ न्यूरॉन, टर्मिनल पॉइंट होता है विच ओपन्स इनटू, कहाँ पे ओपन होगा? ओपन्स इनटू मसल्स और ग्लैंड्स, या तो ग्लैंड्स में ओपन होगा या तो मसल्स में ओपन होगा, और साइनेप्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन, ठीक है। अब ये साइनेप्स क्या हो जाता है ये बताएंगे। देखो क्या हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट होता है, ये टर्मिनल पॉइंट के बाद एक गैपिंग आता है, ठीक है। या तो गैपिंग में, उस गैपिंग में ओपन होगा अनदर न्यूरॉन, क्योंकि इसके बाद तो एक और न्यूरॉन हो सकता है स्टार्ट हो, या तो ये डायरेक्ट मसल्स में खुले या तो डायरेक्टली ये ग्लैंड्स में खुले। तो हो सकता है कि अगर नेक्स्ट न्यूरॉन रहे तो उसके बीच में एक गैपिंग रहता है, उस गैपिंग का नाम होता है साइनेप्स। अब ये साइनेप्स देखो इसके बारे में क्या लिखता है, ठीक है।
साइनेप्स जो होती है इट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम मसल्स के पास में जाके साइनेप्स बोलेंगे तो वो नहीं साइनेप्स कहलाएगी। साइनेप्स जो होती है एक न्यूरॉन है, साथ में एक और न्यूरॉन है, उन दोनों के बीच में जो आप गैप देख सकते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। यानी कि दो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस न्यूरॉन्स के बीच में एक गैपिंग देखने को मिलती है, जिसकी एक एक्सॉन टर्मिनल दूसरे के डेंड्राइट के बीच में जो स्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या केमिकल इम्पल्सेस का। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना दो कि साइनेप्स में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन साइनेप्स। साइनेप्स में क्या होती है? साइनेप्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। ठीक है, इस केमिकल सिग्नल का नाम है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए हम उस फ्लो चार्ट को देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप डायग्राम के साथ आप इस पूरे पॉइंट्स टू पॉइंट को लिख देना, आपका ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस कंप्लीट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं किसी भी सेंस ऑर्गन से। ठीक है, जब हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं तो ये कहाँ पे जाती है? डेंड्राइटिक टिप्स में जाती है किसी भी न्यूरॉन्स के। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, इसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस में कोई भी केमिकल, क्योंकि हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं ना, वो केमिकल्स क्या हो रही है, अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। ठीक है, दीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अभी हमने पढ़ा कि ये इम्पल्सेस कन्वर्जन कहाँ हो रहा है, एम्प्लीफिकेशन कहाँ हो रहा है, तो सेल बॉडी में हो रहा है। क्लियर है? दूसरा चीज़, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हम लोग डेंड्राइट से लिए हैं केमिकल फॉर्म के रूप में, सेल बॉडी से पास करते हुए ये एक्सॉन तक पहुंचता है। क्लियर हो गया बात? अब क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये नर्व एंडिंग्स में पहुंच के लास्ट में एक्सॉन के एंड तक पहुंच जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होता है यहाँ पे एक सिग्नल को सेट ऑफ, मतलब वहाँ पे स्थिर करता है, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, देखो समझो बात को, अगर हम बात करें कि ये मेरी एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसके डेंड्राइट्स है, और सपोज ये एक न्यूरॉन है, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में लगी हुई है। ठीक है, ये उसका डेंड्राइटिक टिप्स है, ठीक है, और ये उसका सेल बॉडी है, और ये भी उसका सेल बॉडी है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि एक्सॉन तक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट होता है। पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यहाँ जाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ से वहाँ तक उनको जाने के लिए कोई तार वार नहीं लगा है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे तार से पास होता है उसको बीच में कट कर दो तो वो पास नहीं हो पाएगी, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है, ये बीच में कटा हुआ है। अब उसको तो जंप करना पड़ेगा ना वहाँ पे, तो जंप कैसे कर पाएंगे? उसके पास किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पास करने का कोई जरिया ही नहीं है, कोई ब्रिज ही नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे तो छलांग लगाना पड़ेगा। छलांग लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक सेट ऑफ केमिकल्स रिलीज करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी कि एक्सॉन टर्मिनल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आके जो क्या कर लेती है, अपने आप को केमिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। ये केमिकल फॉर्म्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर का जो नाम है वो है एसिटाइल कोलाइन। ठीक है,
अब क्या होता है, यही केमिकल्स जो होते हैं यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं, यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं और डेंड्राइट्स इसको फिर से पकड़ते हैं। फिर जब नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट इसको पकड़ेगा, फिर यहाँ पे सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होगा, केमिकल्स फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर से एक्सॉन्स में पास होगी, फिर से वो एक्सॉन टर्मिनल में जाएगी और फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, दिस अगेन passes as electrical signals in the next dendrite and so on, this process is going on.